हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और यहां पर हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है जिससे आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत की मौजूदा राजनीति पर। सिद्धार्थ यादव राष्ट्र प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉली शर्मा राष्ट्र प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गई हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए और दो खास मेहमान हमारे साथ हैं, सूर्या मैथिल जी जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर अपनी बात को रखेंगे और हाफिज गुलाम सरवर साहब जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर अपनी बात रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी कुछ मुद्दों को अपना कोर इश्यूज बनाकर पॉलिटिक्स में आगे बढ़ी। राम मंदिर से लेकर यूसीसी ऐसे तमाम ट्रिपल तलाक बिद्दत को हटाना, ये सब उनका इशू था। ये सब उन्होंने एक मुकम्मल जगह तक पहुंचा दिया। हाल के दिनों में आपने देखा होगा घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी बहुत आक्रामक है। तमाम चुनावी राज्यों में खासतौर पर असम और पश्चिम बंगाल में जीत का श्रेय बीजेपी को इसी वजह से मिल रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी कहती है कि हम तो भाई कानून से चलने देंगे, ईद भी मनानी है तो लॉ ऑफ द लैंड कहता है सड़क पर नहीं मना सकते तो सड़क पर नहीं मनाने देंगे, निर्धारित जगहों पर ही मना सकते हैं तो वही मनाना होगा। और बड़े अच्छे से लोगों ने ईद भी, अपनी बकरीद इस बार मनाई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी जो आरोप विपक्ष पर लगाती है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं उसको रोकने में कामयाब हुई है या फिर जोर जबरदस्ती के जरिए वो सिर्फ अपने हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स को साध रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि याद रखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में नए सिरे से समाजवादी पार्टी को घेरा है, कहा है ये माफियाओं के करीबी हुआ करते थे, हमने माफियाओं का अंत किया है। पहले ये रिपोर्ट देखिए फिर चर्चा की शुरुआत। बंगाल और असम में बीजेपी की प्रचंड जीत। क्या बीजेपी विपक्ष के तुष्टीकरण के आरोपों को रोकने में कामयाब रही? या जोर जबरदस्ती से हिंदू मुस्लिम राजनीति को साध रही है बीजेपी? समाजवादी पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक है। 2027 में यूपी का चुनाव बीजेपी का एजेंडा तय। रगड़ती थी माफिया के सामने, माफिया को देख करके पसीने छोड़ते थे इनको। क्या यूपी में भी घुसपैठ बनेगा बड़ा मुद्दा? एक ऐसी सरकार जो सभी मोर्चों पे विफल है, वो जब चुनाव नजदीक आता है तो उनका चश्मा वो धार्मिक हो जाता है। यूपी में माफिया को योगी का अल्टीमेटम। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। अब की बार ईद पर कायदे कानून को लेकर बीजेपी सख्त। क्या अब की बार फिर से चुनाव में हिंदू मुसलमान? तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सिद्धार्थ यादव जी पहला प्रश्न आप ही से है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात पर अपनी पीठ थपथपा रही है कि देखो कानून का पालन करके भी हो सकता है, बकरीद मनाई जा सकती है, हमने सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी, उन्होंने मैदान में पढ़ी। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से वो अब तक कुर्बानी देते थे वो ऐसा वो नहीं कर पाए। हालांकि लॉ ऑफ द लैंड कहता है कि आप पब्लिक प्लेसेस में नहीं कर सकते, इंडिया में ही नहीं, यूएई सऊदी कहीं नहीं कर सकते, लेकिन अब तक किया जाता था। आपने रोका तो आप जानबूझकर मुस्लिम्स को तंग करते हैं देश में। क्या ये यूपी के चुनाव की तैयारी है आपकी? देखिए अंजना जी, देश को कानून से चलाना किसी वर्ग को, किसी पंथ विशेष को तंग करना नहीं हो सकता। ना ही देश को कानून संगत चलाना हिंदू मुसलमान करना हो सकता है। 21वीं सदी का भारत कानून के आधार पर ही चलेगा, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों ने वर्षों तक अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए सही और गलत जानते हुए उसको कानून के संगत नहीं चलने दिया, उनको गिरबान में झांकना चाहिए कि वास्तव में तुष्टीकरण या फिर पंथ विशेष की राजनीति कौन कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी अगर यह बात कहती है कि इस देश के अंदर कानून के आधार पर जो अधिकार जिसको मिलने चाहिए वो अधिकार उसको मिलेंगे, क्या गलत है? अगर हम कहते हैं कि घुसपैठ इस देश के अंदर रुकनी चाहिए, क्या गलत है? अगर जो काम 15 साल में टीएमसी नहीं कर पाई 15 दिनों में हमने बंगाल में करके दिखा दिया, क्या गलत है? सुप्रीम कोर्ट कह दे और उसके बाद आप जमीन ना दे बांध बनाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी आते ही वो जमीन दे दे, तो ये भारतीय जनता पार्टी का पीठ थपथपाने वाला ही विषय है, इसमें कोई और दूसरी बात नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर 21वीं सदी की डेवलपमेंट पॉलिटिक्स को परिभाषित किया है।
जो ना किसी दबाव में है, ना किसी पंथ विशेष की अपीजमेंट में है, वो देश के साथ खड़ी हुई देश को आगे ले जाने वाली पॉलिटिक्स है। ये किसी एक चुनाव के लिए नहीं है, 27 का चुनाव हो या 29 का चुनाव हो। हम बहुत चुनाव, अंजना जी, यही बात को कहते कहते हारे हैं, और हमारा फर्क है इनमें और हमने लंबे सालों तक कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे। कभी जनता ने हमारा साथ नहीं दिया होगा, और आज लगातार जनता हमारा साथ दे रही है। पर हम कभी भी समाजवादियों की तरह, जैसे 2012 के मैनिफेस्टो में इन्होंने लिखा था कि मुसलमानों पर दर्ज केस को हम वापस लेंगे, केसेस रजिस्टर्ड ऑन मुस्लिम यूथ, ये भाजपा के मैनिफेस्टो में आपको कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि भाजपा भारत की बात कर सकती है, सबकी बात कर सकती है, विकास की बात कर सकती है, इनकी तरह तुष्टीकरण करके पंथ विशेष की बात नहीं कर सकती। भदौरिया जी, थोड़ी समाजवादी पार्टी वहां बड़ी है, तो उनसे पहले सवाल पूछ लेते हैं। भदौरिया जी, प्रश्न सुनिए। प्रश्न ये है कि पिछली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर, वो ये कहते थे कि भाई इससे पहले गुंडाई होती थी, आरोप लगाती थी बीजेपी कि समाजवादी पार्टी में गुंडाई होती थी। लॉ एंड ऑर्डर उनका सबसे बड़ा आधार बना लगातार जीतने का। पहली बार हालांकि उनके चेहरे पर चुनाव नहीं होता, लेकिन दूसरी बार बुलडोजर एक बड़ा फैक्टर बना उनके कार्यकर्ताओं का, उनके समर्थकों के लामबंदी का। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर पर जब वो माफियाओं के मुद्दे पर आपको घेर रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर में आप कैसे, जो ये नैरेटिव गढ़ रहे हैं आपके खिलाफ, उसको आप कैसे काउंटर करेंगे? क्या है आपके पास? देखिए, ये तो आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि बुलडोजर कभी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता है, और बुलडोजर से न्याय नहीं मिलता है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश होती है। अब आपने माफिया की बात की। उत्तर प्रदेश में आजकल कानून का राज है ही नहीं। लखनऊ तो राजधानी मानी जाती है ना। 28 मई को आपने देखा किस तरह से सरेआम हत्या कर दी गई, और किस तरह से शूट आउट होता है। रोड पे आता है एक व्यक्ति, उतरता है संदीप सिंह नाम का, आके उसको दनादन गोलियों से मार जाते हैं। 28 मई नहीं, 9 मई को ही आप देखो लखनऊ के अंदर में पीजीआई, वहां पे एक चेतन नाम के व्यक्ति को गोली मारी जाती है। फिर आप चले जाओ 28 मई को शिवम को गोली ईंट से मार के हत्या कर दी जाती है। 29 मई को इटावा में हत्या हो जाती है। 27 मई को जिस तरह से यहाँ पे बांध के जिंदा जला दिया गया एक व्यक्ति को। फिर आप चले जाओ 9 मई को, तो मैंने बताई आपको। 11 आप अंबेडकर में आ जाओ। मई को अंबेडकर में क्या करते हैं, किस तरह से मोहल्ले में लाठी डंडे चलते। 11 अप्रैल को मिर्जापुर में किस तरह से वहां पे अधिवक्ता को गोली मार के हत्या कर दी जाती है। अभी 2 दिन पहले कानपुर में किस तरह सरेआम चाकुओं से वार करके किस तरह से लोगों को यहां पे घायल करके छोड़ दिया गया। झांसी में लोकगीत का, झांसी के अंदर में वहां पे जो लोक गायिका है उसकी हत्या कर दी गई। औरैया में किस तरह से व्यक्ति को बुरी तरह से पीट के उसको अधमरा कर दिया गया। हापुड़ में किस तरह से सरेआम लाठियां डंडे चल रहे थे। जौनपुर में किस तरह से आपने देखा, बरगामा नेवादा में किस तरह से सरेआम लाठी डंडे से औरतों को पीटा जा रहा था। ये कानून व्यवस्था है, मैं पूछना चाहता हूं, जहां सरेआम गोलियां चल रही हो। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बताना चाहती। एनसीआर का डाटा मैं आपको बता दूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर में 2025-26 में जो राष्ट्रीय महिला आयोग का सबसे ज्यादा केस उसमें रजिस्टर्ड हुए 27,672। ये उत्तर प्रदेश के, सिर्फ उत्तर प्रदेश से आते हैं। दूसरा आपको देखो 2025 में 60,000 वहां पे मामले दर्ज हुए, 60,000। तो वहां पे 2024 में एनसीआरबी का डाटा है 64,000। इसी तरह से आप जाते जाओगे तो इनके हत्याओं के अगर आप ले लोगे तो अगर आप 22, 21, 22, 23, 24 तो आप देखोगे 3,500 से 4,000 हत्याएं के बीच में आपको डाटा में दे सकता हूं। 2024 में 3,000, 2025 में 2,994, 2022 में 3,491 और 2023 में 3,380। तो आप हत्याएं हो रही हैं, सरेआम यहाँ पे गोलियां चल रही हैं, और आप कह रहे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए, अभी एनसीआरबी के डेटा का उल्लेख कर रहे थे, आज मैं सामने अपने एनसीआरबी का डेटा ही लेकर के आया हूं, जान के। 2016 की बेसलाइन को मानकर रॉबरी उत्तर प्रदेश में 84% कम, लूट 77% कम, मर्डर 41% कम, हीनियस क्राइम 85% कम। एनसीआरबी के डेटा में 23वें नंबर पे रेप में और 24वें नंबर पे मर्डर में है उत्तर प्रदेश। कितना बड़ा राज्य है। और आपके समय में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद को गोद में बैठा करके खिलाने वाली पार्टियां, वो बड़े से बड़ा क्राइम कर दें और उनको प्रोटेक्शन देने वाली पार्टियां, वो तुष्टीकरण नहीं था तो क्या था? उत्तर प्रदेश का बच्चा बता सकता है कि आज उसके मन में जो भय समाजवादी पार्टी के समय में था वो है या नहीं है। बहन बेटियां घर से नहीं निकल पाती थी, जो जमीनें हुआ करती थी दलितों की, वंचितों की, शोषितों की, पीड़ितों की, उनको कब्जा लिया करते थे यही अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। और आपकी पार्टियां उनको ढूंढ कर लाती थी, चुनाव लड़वाती थी, मंत्री बनवाती थी, सिंहासनों पर बैठवाती थी। नहीं चलता है आज ये। कोई अगर क्राइम कर रहा है, आपने 5 घटनाओं का उल्लेख किया, 5 में सजा होगी, 8 के नहीं 8 में सजा होगी।
जितने सजा क्राइम होगी। होंगे सब में सजा होगी। क्राइम कम भी है, सजा ज्यादा भी है। ये उत्तर प्रदेश की हकीकत है आज, जो समाजवादी दूं। पार्टी मुझे नहीं लगता कभी समझ पाएगी, ठीक है। क्योंकि अच्छा, जिन्होंने इसलिए- क्रिमिनल्स का साथ डॉली जी दिया वो बोल कभी रहे हैं, क्राइम नहीं छोटा समझ सा सकते। जवाब लेके जल्दी। इसलिए नहीं समझ पाएगी क्योंकि आप सिर्फ दो व्यक्ति जो इस दुनिया में नहीं उनका नाम लेकर राजनीति करना चाहते हो। आप नहीं बताना चाहते किस तरह से हत्या उत्तर प्रदेश के अंदर हुई। मैंने सरेआम बताया, गोली मार दी गई सरेआम संदीप सिंह को। क्या जवाब हुआ? उसका कोई जवाब है? इतना डर खत्म हो गया। आप चंदौली में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सॉरी वहां की जो जिला अध्यक्ष है, उस महिला के घर में लोग घुस गए, उसको उस परिवार के साथ मारपीट की। क्या कानून व्यवस्था आपकी महिलाएं सुरक्षित नहीं है? किसी घर में कोई घुस के मारपीट कर देगा, कहीं भी लाठी डंडा चलना शुरू हो जाता है, कहीं भी गोली चलना शुरू हो जाता है, और आपके पास जवाब क्या है? मैं मुख्तार पूछूं? अंसारी, अतीक मैं अहमद, प्रश्न अतीक पूछूं? अहमद, मुख्तार अंसारी। गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार आपने अंसारी, कितने अतीक केस अहमद। दर्ज किए? ये आपका जवाब है, ये जवाब है भदौरिया आपका। जी, गैंगस्टर एक्ट में कितने केस दर्ज किए जब सत्ता में रहे आपने? अब मैं बता रहा हूं, कितने- समाजवादी गैंगस्टर पार्टी- एक्ट में अरे सुन लो कितने मेरी केस बात, दर्ज अब किए? आपको जवाब दे रहा हूं। हाँ। ये समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी ना, तो न्याय की बात होती थी। अरे सरेआम गोलियां आंकड़ा नहीं चलती पूछ रहा हूं, थी। न्याय की सरेआम बात गोलियां नहीं होती चलती थी, विकास की ऐसी बात बात होती मेट्रो में- थी, एक मिनट रुकिए, आपके वैसी बीच में नहीं बात बोला। होती 10 थी। सेकंड रुक ठीक है, जाइए। डॉली जी। अरे नहीं, गैंगस्टर उसमें एक्ट में मेट्रो कितने- बनती हमने थी, 20,000 मेट्रो मुकदमे बनती दर्ज किए, थी, आपने मेट्रो कितने बनती किए? थी, लैपटॉप दिए हमने जाते थे, 66 आप भी डराए, लैपटॉप 1000 बनते को थे, अरेस्ट कर सरकार लिया, नहीं, आपने उसके कितने बावजूद किए? भी लैपटॉप दे रहे अच्छा, हैं। बारी-बारी देखिए से- आप, बारी-बारी सरकार नहीं है, से। तब भी लैपटॉप देते हैं। हम वहां भी स्टेडियम बनाते थे, बारी-बारी हम लोगों के से। विकास के लिए मेडिकल कॉलेज बनाए, वहाँ बच्चों के बारी-बारी पढ़ने से। के लिए यूनिवर्सिटीज बनाई। और आपने वो- क्या बनाया? और वो बताइए अतीक आप। अहमद को आपने दे सिर्फ देते अतीक थे, अहमद, मुख्तार वो अंसारी का आजम नाम खान लेकर को दे राजनीति देते करना थे, चाहते हो देश के यूनिवर्सिटी अंदर में। बनाएंगे, आजम यूनिवर्सिटी खान नहीं को दे बनाओगे, देंगे, मेडिकल कमाल है कॉलेज नहीं साहब। बनाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अरे नहीं ठीक है, बनाओगे, हो गया आप रोजगार नहीं दोनों दोगे। का। अब डॉली जी, एनकाउंटर्स का पूरा डेटा है हमारे पास, और एनकाउंटर्स का ये डेटा बताता है, और अगर आप देखिए तो जितने लोगों का एनकाउंटर हुआ है उसमें मुस्लिम धर्म का पालन करने वाले 18 से 20 है, बाकी अन्य धर्मों के सारे लोग हैं। तो ऐसा भी नहीं कि माफियाओं को भी उसी चश्मे से देखा जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा एनकाउंटर्स योगी राज्य में हो रहे हैं। अब इस पर वो अपनी पीठ थपथपाते हैं, और उनके जो समर्थक है वो इस बात से उत्साहित होते हैं कि भाई कानून व्यवस्था चल रहा है। जो माफियाओं का एक दौर चलता था, उनका राज चलता था कई इलाकों में, झूठ है। वो खत्म हुआ है। देखिए अंजना जी, पहली बात तो माफिया का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है, और धर्म देखकर कार्रवाई नहीं होती। अपराधी चाहे किसी जात का हो, धर्म का हो, उस पर होनी चाहिए कार्रवाई, और मजबूती से होनी चाहिए। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़े थे या और संगठनों से, भाजपा से रिलेटेड, जो पाकिस्तान को इंफॉर्मेशंस भेज रहे थे। बहुत सारे ऐसे नाम हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ कि देखिए, ये बात करते हैं धर्म की, जात की। अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको धर्म और जाति का नाम ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप तो कहते हैं ना सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। नहीं तो फिर योगी जी का आज का बयान, सिद्धार्थ जी सुन लीजिए, हिंदू 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 करते करते आप सत्ता में आए, लेकिन मैं ये साफ कह देना चाहती हूं, जो 22 लाख बच्चे नीट के हैं उनमें भी हिंदू हैं। जो सीबीएसई के लिए आज रो रहे हैं बच्चे, जिनके पेपर, वो भी हिंदू हैं। उसके अलावा वो सिर्फ 22 लाख बच्चे नहीं हैं, 15 लाख 18 लाख बच्चे नहीं हैं, वो 22 लाख परिवार हैं, 18 लाख परिवार हैं। वो किसी धर्म और जाति के चश्मे से नहीं बंधे हुए। उन्हें आज सम्मान चाहिए, उन्हें उनके अधिकार चाहिए। आज हर सिस्टम ध्वस्त है और आप हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं। आज देश का भविष्य खतरे में है। आज वो बच्चे जो दिन रात पढ़ते हैं और आत्महत्या करते हैं, जब उन पर चर्चा ना होकर ये चर्चा, ऐसे मुख्यमंत्री, एक देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री जो नीट पे बात नहीं करते, जो सीबीएसई में जो हो रहा है उस पर बात नहीं करते, जो एसएससी जीडी आप ही के उत्तर प्रदेश में जब बच्चे पेपर देने पहुंचे तो क्या हुआ, सर्वर ही नहीं काम किया अंजना जी। उसके बाद लाखों लाख भविष्य आज गर्त में है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन क्या है, परिवार आज रो रहे हैं, सड़क पर है, उनके बारे में कौन बात करेगा। आपका चुनाव पास आ रहा है तो आपने फिर हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया, फिर धर्म और जात करना शुरू कर दिया। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो उठा लीजिए आंकड़े और देख लीजिए, जब खुलेआम लड़कियों को जलाया जाता है केरोसिन छिड़क कर, आप ही के राज में हुआ ना, उसके परिवार को अंतिम संस्कार का अधिकार नहीं दिया गया। जब खुलेआम बेटियां कानपुर में फंदे पर लटकी पाई जाती हैं तो क्या होता है, किसका सिस्टम था, और जो इन्होंने योगी जी को किया, तो मैं कोट कर देती हूं, मऊ में उन्होंने क्या कहा, आज कोई माफिया पिस्तौल लहराकर खुली जीप से चलकर किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। मतलब जितनी भी उनके बातें थी उनमें विकास के कार्य तो नहीं होते थे, पहले गरीब को कोई सुविधा नहीं मिलती, लेकिन चंदा जुटा करके भी अगर वह कहीं पर अपना कोई आयोजन करना चाहते, रामलीला का आयोजन, यज्ञ का आयोजन, रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, तो उसके नहीं होने दिया जाता था, उसमें व्यवधान पैदा किया जाता था।
आपको हिंदू वोट चाहिए, इसलिए क्या ऐसे मुद्दों को चुनाव के पहले उठाते हैं सीधा? नहीं, किसने कहा अंजना जी? अगर हिंदू सबसे ज्यादा प्रताड़ित होगा तो बोलिए मत, हिंदू के लिए मत बोलिए, बोलते ही कम्युनल हो जाएंगे आप। मतलब वो जाकर के हिंदू के घर में घुसे भी, लूटे भी, सब कुछ करे, आप बोलिए मत। अरे बोल ले इन दोनों को, डॉली जी और इनको दिखाइए। मैं नहीं बोला था भदौरिया जी, मैं नहीं बोला था, मैं बिल्कुल नहीं बोला था आपके बीच में, मैं बिल्कुल नहीं बोला था आपके बीच में, आपको सुनना पड़ेगा। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, अब जवाब आपको हिंदू सुनना थे, पड़ेगा। बोल चुकी है बात, हिंदू थे, बोलो आप सच्चाई है, सच्चाई है। हिंदू थे कि नहीं थे? एक्चुअली हिंदू थे कि नहीं थे? लखीमपुर का बच्चा अभी हिंदू था बहुत कि बड़ी नहीं था? बड़ी बात कर रही थी कांग्रेस पार्टी की। बारी डॉली जी और इनको दिखा हिंदू दीजिए। आत्महत्या कर लेगा तो अनुराग, जाएगी। बोलने का मौका मिला, उसके बाद भी चुप नहीं हिंदू होंगे। आत्महत्या करता है तो आप उसके बोलने बाद से भी चुप डरते नहीं होंगे, हो। बोलने का तो मौका क्या मिल गया, सिद्धार्थ फिर भी जी बोलते रहेंगे, स्क्रीन टाइम चाहिए। देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता बात कर रही थी, मैं आपको एक उदाहरण से पूरे उत्तर प्रदेश की घटना आप समझ जाएंगे। मुख्तार अंसारी, डेडली क्रिमिनल, जेल की प्रेफरेंस कहां आई? कांग्रेस वाला पंजाब। उसने कहा मुझे जेल में रखिए, कहां पर? जहां कांग्रेस की सरकार हो, पंजाब के अंदर। क्यों? प्रोटेक्शन। अंजना जी, सबसे माफिया ज्यादा हमारे आपराधिक देश के, मामले हमारे प्रदेश अगर के किसी पार्टी के बच्चों सांसदों की पर हैं, जिंदगी पर तो वो असर भारतीय डालते हैं। जनता पार्टी के सांसदों पर है। अपराधी बारी बारी से, और ये निकालो। जैसे ये पूरा कैसे करते हैं मैं तरीका आपके हुआ? पास मैंने जब आऊंगी, ठीक है? चुपचाप सुना आपकी हाँ, पूरी हाँ, बात। जल्दी बोलिए। बच्चों की जिंदगी पर, पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी पर, देश के आम जनों पर, गरीबों पर, शोषितों पर वो असर डालते हैं माफिया। आप उनके घरों को लूट ले, बच्चों की आबरू को लूट ले और कहे माफिया की बात मत करिए। डबल हो गई है यूपी की जीडीपी, डबल हो गई है। 33 लाख करोड़ के प्रपोजल एमओयू इन्वेस्टमेंट के। आप बात करिए ना जीडीपी पर, बात करिए इन्वेस्टमेंट पर, जवाब दे हाँ, बोलिए, अब हर जवाब क्षेत्र में बड़ा है उत्तर प्रदेश। नहीं बोल पाएंगे, आप वो नहीं माफियाओं बोल को पाएंगे। खत्म कर रहे हैं ना, तो शिक्षा माफिया, शिक्षा माफिया ये हम ही माफिया खत्म करेंगे। कर दीजिए, हम ही खत्म करेंगे। खत्म कर दीजिए। हम ही खत्म करेंगे। आपने आपके समय का दौर शिक्षा नहीं है। माफिया को अंदर का व्यक्ति, बारी बाहर से, का बारी व्यक्ति, बारी। ऊपर का व्यक्ति या नीचे का व्यक्ति। अंजना जी, 2024 में पर्चा लीक हुआ, 2026 में लीक हुआ और ये कह रहे हैं हम खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। 2024 में आपने कहा था खत्म कर देंगे, 26 में लीक हुआ कि नहीं हुआ? रद्द हुआ कि नहीं हुआ? पीएमटी का पेपर कमाल लीक की नहीं बात हुआ। कर रहे हो। लगातार आपने- एसएससी का पेपर लीक सुनिए, नहीं हुआ। 52 समाजवादी के परीक्षा समय में मास लीक बावन चला करता था। 52 पेपर लीक हुए बिठा के लोगों को पेपर लीक करवाया हाँ, करते ठीक है, थे। जवाब डॉली जी। मास चीटिंग करवाया 52 करते थे। पेपर कमाल लीक बात हुए है। हैं, क्या बात करोगे? दुखद ये है शर्म कि नाम की बच्चों कोई के चीज नाम बची पे है भी क्या? बची है? राजनीति करना हर बार चाहते हैं। पर्चा ये लीक हो दुखद है। जाएगा, हर बार पर्चा रद्द हो जाएगा। आपको उसके बाद छात्रों पे आप भी यहाँ राजनीति पे करनी है। कमाल की बात कर रहे हो। पर्चा रद्द, पर्चा हमारी उनको समझाना हमारी पड़ेगा। हमारी सरकारों में जो हुआ नहीं हुआ, हमें जनता ने रिजेक्ट किया, हम आज सरकार में नहीं है। आज अरे आप सरकार में राजनीति क्यों आप कर हैं। रहे हैं आज? दूसरी बात, नहीं कुछ जिम्मेदारी निभाइए ना, छात्रों में आप राजनीति जिम्मेदारी करेंगे। आप निभाइए। आप राजनीति करना चाहते अंजना जी हैं। बोलिए ना। लेट हर कंप्लीट प्लीज। जिम्मेदारी आप निभाइए और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लीजिए। 87 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, वो भी शिक्षा माफिया कर रहा है। आप जम्मू कश्मीर से 40 आपके लेकर हैं। कन्याकुमारी में छोड़ दीजिए आप ये बातें। अरे 40 की तो जिम्मेदारी मैं लीजिए बताऊं? और दीजिए इस्तीफा। बताओ 40 की जिम्मेदारी लीजिए और बताओ दीजिए कहां पर? इस्तीफा। लीजिए जिम्मेदारी। हम व्यवस्था लीजिए बदलवा जिम्मेदारी। रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये देश में अरे व्यवस्था ऐसी हो शिक्षा कि कोई माफिया, पेपर लीक ना हो। आपकी तरह शिक्षा राजनीति नहीं माफिया करना की चाहते सरकार और जिम्मेदारी ये नहीं ले दुखद पा है। रहे हो। आप 13 राजनीति साल कर होने जा रहे रहे हैं। हैं। 13 साल होने सूर्या जा रहे हो, मैथिल जी। जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे तो शर्म आनी सूर्या चाहिए ना। मैथिल जी। क्या 13 साल में कुछ नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, सूर्या मैथिल जी, क्या मंत्री रेल पे बुलडोजर बात नहीं करेंगे, शिक्षा माफियाओं मंत्री का शिक्षा पे अन बात नहीं करेंगे। हिंदुओं को हम ही सुरक्षा दे सकते हैं, ये सब प्लैंक है असल मुद्दों से भटकाने के लिए, क्योंकि ये मुद्दा सबसे बड़ा है इस वक्त। नीट से लेकर मतलब हम सब कुछ कर लेंगे दुनिया में, ये हम एग्जाम नहीं करा पाएंगे। धन्यवाद अंजना जी। पहले तो और आपको एग्जाम के लिए हमें सेना को पूरे बुलाना देश को पड़ेगा भारत पेपर माता की जय पहुंचाने के वंदे लिए मातरम। सेंटर। सिस्टम सोचिए, हालत फेलियर, हो गई। सरकार ये फेलियर। हालत आपके हो बीच गई, में नहीं सरकार बोला, को 20 सेकंड सेना मुझे की भी दे जरूरत दीजिए है, भदौरे पेपर साहब। क्या बात आपने उठाई है? अब सेना यहाँ की तो जरूरत कम है से पेपर कम पहुंचाने के लिए। यहाँ तो कम से शर्म कम आनी माफियागिरी चाहिए। मत सेना के लिए चलाइए। पेपर पहुंचाने अरे के साहब लिए। यहाँ तो ये- कम से कम ये- माफियागिरी ये मत कौन सी सरकार हो गई चलाइए। है? फैक्ट पे बात कर लेते हैं ना, फैक्ट पे अरे बात फैक्ट करते ही तो हैं। पर्चा लीक हुआ, फैक्ट नहीं सुनिए है क्या? अब फैक्ट पे बात करेंगे हम लोग। अच्छा, पर्चा लीक फैक्ट नहीं हम है? फैक्ट पे बात करेंगे। अच्छा, आपके नहीं, शासनकाल suicide note में है? चारों अरे अधीनस्थ हमारी चयन छोड़ो, सेवा आप ही आयोगों बताओ, के हमारे चेयरमैन चक्कर कौन में थे? पड़े हो क्यों? चलो आप बताइए, अच्छा, सरकार किसकी है? नाम बताइए चारों सरकार अधीनस्थ किसकी चयन है? सेवा आयोग के सरकार चेयरमैन कौन किसकी थे? है? अनुराग जी, मैं जो चिल्ला पूछ चिल्ली रहा हूँ में वो पूरा बताइए। निकल जाएगा। मैं आपसे आपके जवाब दूंगी। शासनकाल में उत्तम से मुंह चारों ताक रहे अधीनस्थ हो चयन सेवा आयोगों के चेयरमैन जो थे अरे वो सरकार एक ही किसकी है? समुदाय से बताओ आ ना, रहे ये थे। होते वो होते हैं। आपकी सरकार, इसका जवाब दीजिए। भदौरिया छोड़िए साहब, कहानी बात मत तो बताइए। सुन लेंगे आप। नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप बच्चों ने सुसाइड किया, मतलब कैसे आप सुन लेंगे? केवल अपनी एक आके घर के जाएंगे, बच्चा जब सुसाइड करता मतलब है ना, आप चिराग अपनी बुझता है, आके तो पूरा जाएंगे परिवार जब आप बर्बाद हो सत्ता जाता में है। होंगे और तो आपको आप तैयार नहीं। बूथ अध्यक्ष का
सर कलम करवा कर अरे वो और कहानी लखनऊ बता रहे बुला हो, आप जवाब नहीं लेंगे, देना। क्योंकि उन्होंने आपको बूथ में नहीं घुसने जवाब नहीं दिया दोगे। और यहाँ खड़े होकर आप जवाब नहीं न्याय दोगे। व्यवस्था की बात करेंगे। जवाब नहीं आपके दोगे। शासनकाल अरे के अंदर आज की आपके बात मंत्री करो नाबालिग प्रभु। बच्चों के संग बलात्कार करेंगे, फिर वो मंच पे पहुंच जाएंगे, पता नहीं अगले क्या कदम बोल उनको रहे हो ये। बचाएंगे नीट और बोला, उसके नीट। बाद आप यहाँ पर बैठ के नीट, बातें नीट, बनाएंगे। नीट पे, नीट पे। सुनिए ना, नीट पे। अरे सुनिए तो नीट सही पे साहब, बच्चों अब हम नीट बच्चों पे ने ही आ सुसाइड किया, जाएंगे। नीट पे। पहली बात मैं अंजना अरे जी आपको नीट पे, बताता प्रभु, हूँ, मेरे भाई, जो आपने मेरे कहा- बहुत बोलते हो आप अनुराग जी, प्लीज सर, प्लीज, बट देखिए यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न सर। देखिए अंजना जी, देखिए अभी इनको परेशानी किस बात से मैं आपको बताता हूं। जब से बाबा जी की सरकार आई है उसके बाद से अपराधियों का लगातार एनकाउंटर हुआ, 289 से ज्यादा नामी अपराधियों का एनकाउंटर हुआ। उसके अलावा 10,990 से ज्यादा अपराधी जो है घायल हुए, 30,000 से ज्यादा अरेस्ट हुए। और विकास दुबे, गौरी यादव, बलराज भाटी, आदिल दुजाना, उस्मान चौधरी, अरबाज मुख्तार, अतीक, अशरफ, हाजी इकबाल, सुंदर भाटी जैसे बड़े बड़े माफिया जिनको समाजवादी पार्टी ने पाल रखा था, पोस रखा था, एक एक जिले में एक एक माफिया को बांट रखा था हिस्सा, उन माफियाओं का इलाज किया गया। तो आज उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की जगह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हुआ। यही कारण है कि 33 लाख करोड़ से ज्यादा के आज एमओयू साइन हुए। आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है भारत में दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। एक बात और अंजना जी, बाबा जी ने जो कहा ना वो बिल्कुल सही कहा। मैं आपको कुछ इंसिडेंट याद दिलाना चाहता हूं। आप देखिए 2005 का वो समय, जिस समय की बाबा जी ने बात की, उसी समय में भाजपा के विधायक कृष्णानंद राय को बीच रोड पर 300 से ज्यादा गोलियां मारकर AK-47 से छलनी छलनी कर दिया जाता है। उसी समय में आप मानेंगे कि राजू पाल, वो भी एक विधायक था बसपा का, उनको भी छलनी छलनी किसने किया? समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया। लगातार गेस्ट हाउस कांड भी उसी समय में हुआ। उसके अलावा लगातार ये ऐसी मोडस ऑपरेंडी अपराधियों की इन्होंने ऐसी एक लाइन बना रखी थी कि उत्तर प्रदेश मतलब उत्तम प्रदेश नहीं ऊत प्रदेश था। ठीक जवाब दे है, दो, चलिए। 10 सेकंड। अरे तो देखिए, जनता ने उनको आप- बाहर कर ही दिया नहीं, है। नहीं, आप चलिए, जवाब आज दे ये चिल्ला चलिए, रहे चलिए। हैं। उनका, उन्होंने नहीं, नाम इनसे लेके बोला। पूछिए, अब इनसे देखिए, अब पूछिए, चुप कराइए तो आज 10 ये सेकंड चिल्ला बोल रहे दो। हैं लॉ एंड ऑर्डर के अरे ऊपर। रुको, मैं बोल मुझे दूं। ये बताइए, गिना दिया, नीरज गिना मिश्रा दिया। याद है अरे आपको? रुको, आप आप चुप हो बहुत जाओ, ब्राह्मणों की चुप हो बात जाओ, याद चुप हो करते हैं। जाओ। मुझे बताइए हम बोल रहे हैं कन्नौज अपनी के अंदर उस बूथ एजेंट को अपनी याद बात बोल करेंगे लूं, आप, अब हो गया। जिनको अब मैं आप ही बोल के लूं, कार्यकर्ताओं अंजना जी, ने अब मैं सर बोल काट लूं। कर लखनऊ लेके अच्छा, गए मैं थे। हो बोल गया, लूं। बोलिए। देखिए, सवाल इनसे हमने सीधा 10 नीट सेकंड के पूरा। बारे में पूछा कि नीट में बच्चों ने सुसाइड किया। वो बच्चे ज्यादातर सनातनी थे, लेकिन उस पर नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, इन्होंने बोला सनातनी थे, क्या शब्द राजूपाल बोले? की पत्नी को, क्या पत्नी राजनीति को, है? अब मेरी बात सुनो, चुप रहिए आप। उसमें अब मैं आपके बीच में नहीं बोला। कमाल है अंजना जी, ये तो कमाल की बात है। ज्यादा आप बात कर रहे हो सनातन की, इसलिए चुप रहिए। मैंने आपको बोला ज्यादातर बच्चे हिंदू थे, सनातनी थे, ठीक है। उन्होंने गुलाम सरवर इन्होंने राजूपाल की बात बोली। मैं इनसे पूछता हूं, पूजा पाल को सम्मान दिलाने का काम समाजवादियों ने किया, उनको विधानसभा पहुंचाया, इसलिए हमारी बात मत कीजिए। एमयू आपने साइन किए, कितने एमयू साइन कर दिए? कितने पैसे वहां पे लग गए? फील्ड पे कितने पैसे आ गए? कहीं देखा आपने फैक्ट्री लगते हुए? एमयू नहीं, MOU। नहीं, एमयू इन्होंने साइन किया। तो एमयू जो आपने साइन किए, एमयू के एक बाद मिनट नहीं रुको, होगा। एक मिनट रुको। एमयू जो आपने गुलाम साइन सरवर किए, कैसे कैसे एमयू साइन किए पता है आपको? आपने देखा एमयू जो आपने साइन किए? जरा देख लीजिए उसमें क्या हालत है। दूसरा, आपने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कौन सा एक आध डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट नाम बता दीजिए। जौनपुर में कौन सा प्रोडक्ट होता है? आजमगढ़ में कौन सा प्रोडक्ट है? सीतापुर में कौन सा है? अरे सीतापुर के अंदर हत्या का काम होता है। क्या बात करते हैं आप? झूठ नाम बताओ। लीजिए। नहीं पता है ना? तो आप बताइए, ये चलिए, जुमलाबाजी नाम बंद क्या कर दो। है? जियो टैगिंग लखनऊ में क्या आजमगढ़, प्रोडक्ट है आप जौनपुर, बताइए। गाजीपुर, माफियाओं को बलिया, पालने वाले- देवरिया, कौन सा प्रोडक्ट होता है? गुलाम सरवर साहब, माइक हो गया ना? उठा बस लीजिए। आवाज बंद हो गुलाम गई। सरवर साहब। प्रोडक्ट के नाम पे झूठ बोलना बंद कीजिए, जुमलेबाजी बंद कीजिए। गुलाम सरवर साहब माइक उठाइए। ये वो कह रहे हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हुआ है। क्या ये हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स है या ये लॉ एंड ऑर्डर इशू है? नहीं, ईश्वर करे कि ये हो जाए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट होगा तो सभी को रोजगार मिलेगा। और रोजगार में धर्म नहीं, भूख सबको लगती है, प्यास सबको लगती है। लेकिन असल मुद्दा जो है वो ये है कि पहले तो मेरे नाम के आगे इस्लामिक स्कॉलर की जगह पे मुस्लिम स्कॉलर लिखिएगा। मैं समाज की बात करता हूँ, अच्छा। इस्लाम की बात नहीं करता हूँ। अच्छा। इस्लाम की बात तो बड़े बड़े लोग हैं जो इस्लामिक स्कॉलर है वो करेंगे, मैं मुस्लिम समाज की बात करूंगा। ठीक है सर। मुस्लिम समाज को ये समझना पड़ेगा कि आपका असली मुद्दा क्या है। क्या है? देखिए, हमारा मुद्दा आज भी वही है जो हिंदुओं का है, जो सिखों का है, जो ईसाइयों का है, जो बौद्धिस्टों का है। रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छी यात्रा की व्यवस्था, ये सारी जो हिंदुओं का मुद्दा वही मुसलमानों का मुद्दा। बीजेपी सरकार टारगेट करती है आपको? मैं वहीं ला रहा हूँ। अच्छा, ला लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ के मुस्लिम लीडरों ने
जो ट्रेडिशनल लीडर हैं, थोपे गए लीडर जो अब भी है मौजूद, कौन जो भी हैं, वो कौन? एक भी लीडर नहीं है, कौन थोपा गया वो है? जमीन को जानता ही नहीं है। मुसलमानों के माने सीमांचल में क्या स्थिति है, आसाम में क्या स्थिति है, दिल्ली से बैठकर लोग फतवे देते हैं कि इसको वोट दे दो। अरे भाई वहां स्थिति क्या है, बिहार की क्या स्थिति है, दक्षिण की क्या है, उत्तर की क्या है, बाढ़ कहाँ है, सुखाड़ कहाँ है, का मुद्दे अलग अलग हैं। लेकिन होता क्या रहा, अब जैसे सीए एनआरसी आपने कहा, पर ट्रिपल फरमान तलाक पर वोटिंग करती है मुस्लिम कम्युनिटी? नहीं करती। माइंड सेट असल मुद्दा है। आपके शो पर मैं क्यों आ रहा हूं, मैं चाह रहा हूं बोलते 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 माइंड सेट बने। और मैं एक बात कह सकता हूं कि बदलाव आने लगा, इसके संकेत मिलने लगे। अब जैसे सीए एनआरसी, अब पूरे सड़क पर लोगों को बैठाया गया, न एनआरसी को किसी ने समझा न सीए को। कुछ लीडर जिधर हमको आपने खड़ा कर रखा है उन्होंने भी मजे लिए, लेकिन किसी को पता नहीं कि 18 फरवरी 1983 से बीमारी, हालांकि 1969 से चला था, जो आसाम स्टूडेंट फेडरेशन का। 1983 में दिल्ली में आपने सरेआम काटा मारा, 5000 से ज्यादा मुसलमान मरे। मुद्दा क्या था? मुद्दा वही था, घुसपैठिया, असमिया मुसलमान और नॉन असमिया मुसलमान, बंगाली मुसलमान। मुद्दा खत्म नहीं हुआ। 1985 में आसाम अकॉर्ड साइन हुआ था। क्या था आसाम अकॉर्ड? आपने मुसलमानों को क्यों नहीं बताया? आज भाजपा उसी मुद्दे को उठा रही। मुद्दा कुछ नया नहीं है, बस उसको तबक, ये जो नहीं चांदी सोने का तबक जो मिठाई पे लगाते हैं, ये तबक बदलते। देखो भाजपा तो एकदम निकाल के और कॉलर पकड़ के बाहर ही कर देगी, कुछ कोई बाहर नहीं करेगा। हमारे साथ छल कपट पहले भी हुआ, ट्रिपल तलाक हमारा इशू नहीं था, अगर था तो वो मुसलमानों के फेवर में था, सीधी बात। मैं तब भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं। रही बात नज्म और नस्क, कानून व्यवस्था, माइनॉरिटी तो चाहता है कि भारत में बेहतरीन माने लॉ एंड ऑर्डर हो, शांति हो, अमन हो, माइनॉरिटी के फेवर में जाता है ये। अगर अशांति होती है तो अफेक्टेड माइनॉरिटी होता है, ये माने रूल है। इसलिए अगर कोई भी सरकार, किसी की भी सरकार कानून व्यवस्था की बात करती है, मुसलमानों को समर्थन करना चाहिए, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, दूसरी पार्टियों के बयान पे मत जाइए, आप मरते रहेंगे। 1000 मॉब लिंचिंग की बात की जाती है। बताइए कोई कांग्रेस का लीडर मॉब लिंचिंग करते वक्त आया क्या मुसलमानों को बचाने रोड पर? ए खबरदार बजरंग दल वालों मत मारो, ये मेरा वोटर है, सपोर्टर है, तुम इसको क्यों मार रहे हो? एक वीडियो दिखाइए। कोई सपा वाले आए हो तो एक वीडियो दिखाइए, कोई बसपा वाले आए हो तो एक वीडियो दिखाइए, कोई आरजेडी वाले आए हो तो एक वीडियो दिखाइए, कोई टीएमसी वाले आए हो तो एक वीडियो दिखाइए। मुसलमानों किसके चक्कर में पड़ने जा रहे हो? बिल्कुल लाइन रेखा सीधी कर लो। हम किसी के नहीं, हम देश के हैं, समाज के हैं। जो देश का मुद्दा वही मेरा मुद्दा, जो समाज का मुद्दा वही मेरा मुद्दा। हम कांग्रेस इनके तमाम पार्टियों के बहकावे में नहीं जाएंगे, ये निमटे उनसे, हम नहीं निमटने वाले। आप भदौरिया जी सवाल तो सुनिए। वो कह रहे हैं कि आप उनको टोपी पहनाते रहे हैं इतने दिनों तक, मुस्लिम कम्युनिटी को। देखिए यही था ना सवाल आपका? लंबी टोपी हो गई। मेरी बात सुन लीजिए। देखिए सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर में जिस तरह की राजनीति कर रही है, जिस तरह का माहौल देश के अंदर बिगाड़ने की कोशिश करती है, मैं आ रहा हूं, आपके बीच में नहीं बोला, जिस तरह का देश के और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर इस तरह की बातें करेंगे कि हिंदू और मुस्लिम की बात करने लग जाएंगे, क्योंकि हम लोग तो आज तक बचपन से यही सुनते आए, हम सब हिंदुस्तानी हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और हमने तो बचपन से सब लोग रामलीला करते आ रहे हैं, यज्ञ करते आ रहे हैं, नवरात्रे मनाते आ रहे हैं, दुर्गा पूजा भी हुई है यहाँ पे। लेकिन पहली बार हमने सुना है कि आजकल बोला जाता है, आज एक मिनट रुकिए, परेशान मत होइए, आजकल बोला जब सिखा का अपमान हो रहा था तो समाजवादी खड़े थे, आपकी आवाज बंद थी। शंकराचार्य जी के साथ अपमान हो रहा था तो समाजवादी गए थे वहां पे। समाजवादी पीड़ितों के साथ खड़े होते हैं, समाजवादी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाजवादी जो पीड़ितों का शंकराचार्य के साथ नहीं खड़े थे आप, शंकराचार्य के साथ नहीं खड़े थे आप। एक बयान दिखा दीजिए, आप एक बयान अगर शंकराचार्य के फेवर में बोला हो आपने, वो वहां सिखा पकड़ी जा रही थी, सिखा पकड़ के खींचा गया था, समाजवादी खड़े थे वहां पे सीना तान के कि नहीं हो सकता, आप सिखा का अपमान नहीं कर सकते। आप राजनीति कर रहे हो, हिंदुओं के साथ कुछ नहीं करते हो। पीड़ित व्यक्ति कोई भी होगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अगर पीड़ित होगा तो समाजवादी पार्टी खड़ी होगी। ये हमारा नारा है। हो गया, नारा हो गया। इनको बता रहा हूं मैं कि पीड़ितों के साथ खड़ा होना है। घोषणा कीजिए ना। क्या पीड़ितों के साथ खड़ा हूं? कृष्ण जन्मभूमि के साथ खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि आप टीवी पे बोलिए। किसके? बोल दीजिए कृष्ण जन्मभूमि पे साथ खड़े हैं। कृष्ण जन्मभूमि हमारी है, पे साथ खड़े हैं, वो बोल दीजिए सामने। वो हम तो मानने वाले हैं, आपको प्रूफ करना पड़ता है, हमें प्रूफ नहीं करना पड़ता है। खड़े होने की कोई जरूरत हमारे नहीं है साथ उनके आदर्श आचरण को अपनाते हैं। आप राजनीति टीवी पे बोलिए, भगवान को मानते हो नहीं, टीवी पे बोलिए, टीवी पे बोलिए, शर्म आती है कुछ? भगवान आपका विषय टीवी बोलने का विषय। पर सोशल मीडिया पर तो अब अखिलेश जी भी वीडियो डालते हैं हनुमान जी की पूजा का। अंजना जी तब आप देखते नहीं थे,
अच्छा, पहले भी देख लीजिए। नहीं, आपने कहा कि अखिलेश यादव जी को मैं जानता हूं सार्वजनिक कम से तौर कम पर नहीं जब वो 10 दिखाना साल की चाहिए उम्र था। से 12 साल की उम्र में मुझे आपको घटना बता सकता हूँ। इटावा में हम लोग खड़े थे एक पेड़े की दुकान में, तो हम लोग सब पेड़ा खाने लगे, तो उनको हमारे साथी ने पेड़ा दिया, उन्होंने पेड़ा नहीं लिया, तो हमने कहा वो कह रहे अखिलेश भाई साहब नहीं खाएंगे। हमने कहा क्यों? कि उनका नवरात्र का उपवास है। वो नवरात्र का उपवास कब से कर रहे हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं थी। वहां पे बजरंगबली की मूर्ति कब से उनके घर में, हमें बताने की जरूरत नहीं थी। नेताजी बजरंगबली के भक्त हुआ करते थे, आप मुझे मत बताइए। नेताजी बजरंगबली के भक्त हुआ करते थे, आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, हम लोग दिल से मानते हैं। वीडियो क्या सवाल पूछा था मैंने, वीडियो पहले नहीं डालते थे। वीडियो क्या उनका सब कुछ आप से भाई चले जाइए, घर में आपको मंदिर मिलेगा। डालते वो है जिनको दिखाना है, जिनको बताना है। अखिलेश जी ने डाला है। हाँ, तो अब आप बताया कि भाई हम लोग किस जमाने से जानते हैं। ठीक है, चलिए सिद्धार्थ जी। मतलब चापलूसी की भी कोई हद होगी अंजना जी। कहते हैं इसको। अरे मैं उत्तर दे रहा हूँ, प्रभु का नाम लेना बारी बारी से बात तो डॉली जी और इनको दिखा दी। देखिए, चापलूसी की भी कोई हद होगी। 10 साल के थे अखिलेश जी, उनको मिठाई ऑफर करी, किसी ने आकर के कहा भाई साहब मिठाई नहीं खाएंगे। भाई साहब है 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा। अरे भाई साहब, तो भाई साहब अरे ठीक लगा लो यार भदौरिया जी। भाई साहब मिठाई नहीं खाएंगे, कमाल हो गया। मतलब भाई साहब 10 साल का बच्चा मिठाई नहीं खा रहा, भाई साहब उपवास में है, हद हो गई। भाई साहब उपवास में गए हैं। अरे नहीं, 10 साल का, आपके घर में भी कोई 8 साल का 10 साल का बच्चा होगा, उसको आप 10 साल के बच्चे को क्या कहेंगे? तो ये लड़ाई नहीं तो बंद नहीं 10 साल के बच्चे यही तो है जो अपनी बारी में बोलते हैं। मैंने आपके बीच में शब्द नहीं बोला। 10 साल के बच्चे को आपके भी घर में होगा, उसको भाई साहब बुलाया करिए, बहुत बढ़िया बात। हमारे यहाँ दूसरी बात मैं बोलता हूँ, देखिए इसमें लॉ एंड ऑर्डर या देश का विकास, इसमें कोई चश्मा नहीं हो सकता। आज प्रश्न केवल इतना है, अगर पहले की सरकारें, और मैं ऑन रिकॉर्ड आपके शो पर बोलता हूं, अभी मेरे को पता है इनमें से किसी को आपत्ति होगी तो मैं खबर भी साथ लेके आया हूं, एक सरकार ने यह तय कर दिया कि दंगों में हम केवल मुसलमानों का केस वापस लेंगे, कोर्ट ने उसको फटकार लगाई। यह देश के लिए ठीक है या गलत है? यह नासूर है ये चीजें, माफियाओं को पालना, ऐसे क्रिमिनल्स को पनाह देना, ऐसे लोग जो अत्याचार करते हैं उनको सिस्टम में रखना, यह नासूर है। और उन नासूरों को बचाने के लिए आप ऐसे निर्णय ले, आपका इतिहास ऐसा रहा हो, आज आपकी बातें बदल जाएंगी, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ऐसे नहीं होता है। जो मुद्दा मिले आप राजनीति करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश ने जो प्रगति की राह पकड़ी है वो बच्चा बच्चा जानता है। आपके समय का दौर नहीं है, ना ही आपसे सर्टिफिकेट चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता सर्टिफिकेट देने लग रही है, और आपके काले कारनामे थे इसलिए आपको बाहर का रास्ता दिखाया। पर समस्या इनकी यह है, क्रिमिनल्स के हाथ में हाथ रखने वाले लोग, उनको अपनी जेलों में बुला के मेहमान नवाजी कराने वाले लोग, मुझे नहीं लगता कि कभी प्रदेश की और देश की विकास की बात कर सकते हैं, और इसलिए जनता इनको पसंद मेरा प्रश्न आपसे यह है कि बीजेपी में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। अगर योगी आदित्यनाथ जी खुलकर कह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ अब कोई गलत व्यवहार नहीं कर सकता, अगर वो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, उनकी फिलॉसफी क्लियर है, क्या ये बीजेपी का साइड इफेक्ट है कि अब समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, उनको भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाना पड़ रहा है अगर आपको हिंदू वोट चाहिए? अंजना जी, सीधी और साफ बात है। इन्होंने अभी माफिया की बात करी। हमारा ना कोई ऐसा ध्येय है, हम हमेशा से कहते आए हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। एक और बात बहुत अहम, मैंने अभी भी कहा, शिक्षा माफिया हटा दीजिए, वो भी बहुत बड़ा माफिया है, और आप कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं ना तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते। आपने कहा कांग्रेस के शासन के 40 थे। चलिए इंडिया टुडे की अंजना जी एक एनालिसिस रिपोर्ट बता देती हूँ। वो एनालिसिस रिपोर्ट कहती है 19 से 24 के बीच में 65 बड़े एग्जाम पेपर लीक केसेस सामने आए। उसके बाद 5 सालों में 43 रिक्रूटमेंट एग्जाम प्रभावित हुए। उसके बाद 2015 से 24 तक सरकारी भर्ती परीक्षाओं में 50 से ज्यादा पेपर लीक केसेस दर्ज हुए। एक मिनट, आप एक मिनट, जब मैं उत्तर दूंगा तो हाँ बिल्कुल। उसके बाद मैं नाम बता देती हूँ, नीट यूजीसी 2024, यूजीसी नेट 2024, यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024, बीपीएससी 70 सीसीई एग्जाम, बिहार सीएचओ रिक्रूटमेंट एग्जाम, राजस्थान आरपीएससी एसआई रिक्रूटमेंट लीक एग्जाम, छत्तीसगढ़ पुलिस स्टेशन कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम, और ये फहरिस्त लंबी है अंजना जी, मैं बहुत सारे नाम ले सकती हूँ। लेकिन आप ये माफिया क्यों नहीं खत्म करते, जहां हमारे देश के 22 लाख 18 लाख बच्चे नहीं हैं, परिवार हैं। परिवार मतलब करोड़ों इस देश के लोग जो किसी धर्म और जात में नहीं बटे, जो आज भुगत रहे हैं शिक्षा माफिया को जो आपने पाला हुआ है, उसका नतीजा है। आप बार बार एक ऐसी एजेंसी को लाते हैं जो फेल है, सीबीएसई। आप देखिए ऐसी एजेंसीज आपने हायर की है जो ब्लैकलिस्टेड है, वो नाम बदलती हैं अपना, और फिर देश में उन्हें आदेश दे दिया जाता है कराओ पेपर। अरे कितना बड़ा फेलियर है कि आज आर्मी, आज हमारे देश की सेना
एयरफोर्स वो पेपर लेकर जाएगी। अरे आपका तो ये तो सीधा और साफ बताता है सरकार के बस की नहीं हो रहा है और शिक्षा मंत्री पर नहीं चल रही है शिक्षा। जब इतने पेपर लीक हो रहे हैं, अरे लाखों पद उत्तर प्रदेश में खाली पड़े, क्यों नहीं भरते? भरे ना, ये काम है आपके, ना कि दिन रात अब जवाब दीजिए सिद्धार्थ जी। जनता को बरगलाना। सिद्धार्थ जी, देखिए 22 लाख बच्चे मतलब 1 करोड़ लोग, हाँ, मैं परिवार के नजरिए से मैं बिल्कुल खासकर इस विषय पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना ही पुराना कुछ गिनाना चाहता हूं, पर इनने आरपीएससी का उल्लेख कर दिया। गलती हो गई डॉली जी से। 2013 का पेपर लीक था, कांग्रेस की सरकार थी, अपने मत गिनाइए। आप खड़े होकर के सबसे बड़ा पेपर लीक आरपीएससी का जब राजस्थान में हुआ, आप सरकार में। नीट समस्या यह है, देश के अंदर ये एक सामाजिक कुरीति है। सरकार ने जिम्मेदारी ली है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अगर कोई पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लेकर के आया तो हम लेकर के आए, कोई नहीं लेकर आया। क्या थी सजा? क्या थी सजा? उससे पहले मास चीटिंग का नेक्सस चलता था, रैकेट चलता था, मास पेपर लीक चलता था। क्यों हो रहा है? 1 करोड़ रुपए का आज क्यों हो रहा है? बोला था एक सामाजिक कुरीति कैसे है? मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, ये एनटीए का फेलियर है, ये सीबीएसई का फेलियर है। देखिए अंजना जी, आप मेरे को 10 उसमें सेकंड अगर दीजिए क्राइम हो रहा है गंभीरता से उत्तर देने का। हाँ। जिन लोगों को, जिन शिक्षकों को पेपर सेट करने के लिए बुलाया जाए, जो शिक्षक जगत से आए हों, अगर वो ही पेपर लीक कर रहे हो, जिनका पुराना प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, अंजना जी कोई भाजपा के खिलाफ बोल दे बुलाया गया तो अभी जेल और वो चला कोई जाएगा। भाजपा के लोग नहीं है, कोई कोई भाजपा संघ के के लोग खिलाफ नहीं बोल दे तो है, जेल उनको चला बुला लिया जाएगा। जाए लेकिन और वो शिक्षा वहां से माफिया पेपर जेल लीक नहीं हो तो जाएगा। उनका सोशल अगर आप ये कर सकते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। अब मेरी आपत्ति केवल अंजना जी इसमें है, ये राजनीतिक विषय नहीं है, संवेदनशील विषय है और सरकार संवेदनशीलता से इसको डील कर रही है। पर आप जो राजनीति कर रहे हैं, आप जो राजनीति कर रहे हैं, मैं 10 सेकंड ले रहा हूँ। जिस एक कंपनी का नाम आप ले रहे हैं, जिस एक कंपनी का नाम आप ले रहे हैं तेलंगाना में, जब उससे पेपर करवाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ये राजनीति है आपकी। आप तेलंगाना में पेपर कराएंगे सेम कंपनी से, कोई दिक्कत नहीं। पर नीट का पेपर वहां से हो गया तो अब आप इस पर राजनीति करना चाहते हैं, ये दुखद है। मैं रोक रही हूँ, सबको रोक रही हूँ। सिद्धार्थ जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि टीचर, ठीक है, इस मामले में आ रहा है कि टीचर ने, जिसने पेपर बनाया उसी ने लीक किया, लेकिन उस टीचर ने बाकायदा सारे सवालों को अपनी हैंडराइटिंग में नोट किया, फिर वो पेपर लेके वहां से निकलता है। बच्चों की इतनी चेकिंग होती है, जो क्वेश्चंस बना रहे हैं, क्वेश्चन पेपर्स बना रहे हैं, वो कॉपी करके फिर वहां से पेपर लेकर जा रहे हैं। क्या वहां पर कोई सिक्योरिटी और चेकिंग नहीं है? ये मेरा सीरियस प्रश्न है, जिससे मैं बच्चों के प्रॉब्लम का एड्रेसल चाहती हूँ। ये पॉलिटिकल बॉयनी के लिए नहीं है, उस पर एक वैलिड क्वेश्चन। मैं बिल्कुल वैलिड उत्तर दे रहा हूं। देखिए, आपको ध्यान होगा अंजना जी, जानकारी भी होगी, हमने राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया, पूर्व इसरो चीफ की। जितने स्टेप्स पूरे नीट के पेपर में, हर स्टेप को आइडेंटिफाई किया गया, कहां से लीक हो सकता है। हाँ। उन्होंने जो सुझाव दिए, जितने शॉर्ट टर्म सुझाव थे, 100% अक्षरशः लागू किए गए। उसके बाद भी लीक हुआ। सरकार जिम्मेदारी ले रही है, सरकार कह रही है इसको हमको लड़ना पड़ेगा। ये राजनीति का विषय नहीं हो सकता, इनके लिए हो सकता है, हमारे लिए नहीं है। सरकार हर हद तक जाकर के छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करेगी। आप लोग जिस राजनीति को करना चाहते हैं उससे बाहर जाइए। ये राजनीति का विषय नहीं है, ना बनने देंगे। आप हिंदू मुस्लिम करेंगे, अनुराग जी एक बार बोले, अनुराग जी जल्दी बात करूंगी। अरे जहाँ पे हिंदू मुस्लिम करेंगे, मैं बच्चों के भविष्य की बात, जहाँ बच्चों के भविष्य की बात आती है, जहां देश के राष्ट्र की बात आती है और बीजेपी से गलती हो जाती है। इतना संवेदनशील मामला है, इसमें राजनीति नहीं करेंगे तो आप राजनीति नहीं करते तो क्या करते हो? हर बात में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अरे जो इस देश में नहीं है, जो इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम लेके राजनीति करना चाहते हो आप। लेकिन नीट में बच्चों की मौत होगी, उसके बारे में नहीं बोलना चाहते आप, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलना चाहते आप। और एक बात, लास्ट बात आपके बीच में नहीं हुआ, लास्ट बात, शायद भारतीय जनता पार्टी को संस्कृति संस्कार का अंदेशा नहीं है। हम लोग गांव में संस्कृति समझा रहे हैं, सुनिए आपके बीच एक साल भी, सुनिए एक साल भी हम लोग छोटे होते हैं तो दद्दा बोलते हैं या भाई भैया बोलते हैं या भाई साहब बोलते हैं, लेकिन आप बीजेपी में नहीं होगा ना। हम लोग छोटे भी होते हैं तो दद्दा बोलते हैं। दद्दा मतलब समझते हो? नहीं समझोगे। देखिए आप नहीं समझ में आओगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रभु के नाम पे राजनीति करना आसान होता है, हम उनके आदत आचरण को अपनाते हैं। एक्सक्यूज हो नहीं सकता है, उसको कैप करना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। बोलिए, ये इशू यूपी में बड़ा बनेगा, मैं बता रही हूँ आपको। देखिए अंजना जी, जैसा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि हर पॉइंट पर क्रॉस चेक किया जाएगा और अगर कोई गलती हुई है उसको सुधारा जाएगा। और साथ में आपने बयान सुना होगा शिक्षा मंत्री जी का कि उन्होंने कहा अगले साल से हम जो है इसको ऑनलाइन कराएंगे। तो सरकार अपनी तरफ से प्रिकॉशन ले रही है। मैं पूछता हूं, कांग्रेस की प्रवक्ता बहुत नाराज हो रही है। मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूं, मैंने भी बहुत सारे एग्जाम्स को क्रैक किया है और मैं समझता हूं स्टूडेंट की परेशानी क्या होती है। लेकिन
आप मुझे ये बताइए 2024 से पहले अगर कोई पेपर लीक के मामले में पकड़ा जाता था तो आपकी सरकार तो 60 साल रही। 20 सेकंड देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला। डॉली जी मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप मुझे ये बताइए आपकी नीयत यदि साफ थी तो आपने उनके लिए क्या कानून बनाया था? ये 2024 में नरेंद्र मोदी जी ने कानून बनाया, ये सोचा कि इस प्रकार की चीजें जो हैं डॉली जी अब दो लाइन का जवाब सबसे ले लें। डॉली जी आपसे जल्दी से। अंजना जी फेल्ड सिस्टम है, जवाबदेही। मैंने कहा ना, शिक्षा मंत्री शिक्षा पे बात नहीं करते, रेल मंत्री रेल पर बात नहीं करते। और एक और बात, एक मिनट, मैं आपसे पूछ अरे रहा हूं, हमें इतने साल काम किया। अब अंजना जी से बोलिए कि आपने क्या आप बोलिए। देखिए बता दीजिए, हमारे टाइम में सीबीएसई के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। इतिहास गढ़ा है आपने, मेरे पास पूरी लिस्ट है इतिहास गढ़ा है आपने। अगर आप कहेंगी मैं अभी लिस्ट पढ़ना शुरू कर दूंगा आपकी। एक और बात, नहीं मेरे पास पूरी लिस्ट है। देखिए लिस्ट पढ़ना, लेकिन नीट में सुधार मत 2006 का चलिए अब दो लाइन का जवाब। गुलाम सरवर साहब जल्दी से आपसे शुरू करें, जल्दी से आपसे शुरू करें। उत्तर प्रदेश के चुनाव के एंगल पे जल्दी से झूठ बोलो। गुलाम सरवर साहब जल्दी से दो लाइन। सच लगने लगे, ये है इनका इतिहास। दो लाइन मैं जल्दी। केवल एक शब्द कहूंगा कि देश की जो असल समस्या है, जैसे नीट पर कह रहे हैं इस पर राजनीति नहीं कीजिए, मैं डिसएग्री करता हूँ। राजनीति का असल विषय है। मैंने राहुल गांधी जी के आवास को 24 अकबर रोड को 2024 वाला जो पंगा हुआ था नीट में, जो अनियमितताएं आई, तो मैं घेरा था कि विपक्ष की भूमिका आप क्यों नहीं निभा रहे हो। और अभी पिछले हफ्ते भी मैंने विपक्ष को ही घेरा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सत्ता पक्ष ये कहे कि इस पर राजनीति न कीजिए। कैसे न करें। ठीक, अनुराग जी दो लाइन जल्दी जल्दी से। अनुराग जी हत्याओं पे मत करो, राजनीति मत करो। मतलब हम उठाए नहीं, विपक्ष की जिम्मेदारी ना निभाएं। हम विपक्ष की जिम्मेदारी बाखूबी से निभा रहे हैं, आप सत्ता की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। डॉली जी अंजना जी सीधी और साफ बात है, आज अगर करोड़ों परिवारों का भविष्य खतरे में है तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार ने जिम्मेदारी। सूर्या जी बोल रहे हैं उसके हिसाब से। देखिए अभी यहाँ पर कह रहे थे ना कि हम तो कानून व्यवस्था के लिए कुछ भी करेंगे। आपको मैं एक याद दिला रहा हूँ, आपके दर्शकों को भी एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो अनुराग भदौरी जी खड़े हैं ना, इनकी पार्टी बांके बिहारी मंदिर शाहपुर में है, छाता में। उसका पूरा का पूरा प्लॉट का रेवेन्यू रिकॉर्ड चेंज कर दिया। उस रेवेन्यू रिकॉर्ड को अल्ट्रेशन करके उसमें कब्रिस्तान बना दिया समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और ये यहाँ बैठ के अंजना जी, सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार ने जिम्मेदारी ली है। विषय उठाना और राजनीति करना बहुत अलग है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं तो सरकार को, देश को आपकी मंशा पता है। विषय उठाइए, सरकार मुस्तैदी के साथ छात्रों के साथ खड़ी है और छात्रों। इसी के साथ समय समाप्त होता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।